नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो गया, रिजल्ट भी आ गया। अब सरकार बनने की कवायद भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आप काम करो और एक दो दिन में फिर से जो है बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो फिर से तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बीच में चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए, उनकी बैठक हो रही है। आम चुनाव के नतीजे में बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही बीजेपी सत्ता में रह सकती है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही कुछ समय पहले तक केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले थे, इसलिए एनडीए में उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा अहम किरदार वाली हो गई है। सरकार बनाने और बचाए रखने के लिए मोदी और बीजेपी के सामने पुराने सहयोगियों के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत पड़ेगी। नई सरकार बिना नीतीश और चंद्रबाबू की बैसाखी के नहीं चल पाएगी और नीतीश मौसम की तरह बदलते रहते हैं। अब सवाल यह है कि बैसाखी बीजेपी की गले की घंटी बनेगी। दोनों पुराने उस्ताद और मंझे हुए राजनेता हैं, खास तौर से राजनीतिक सोच रखने वाले, और इस सत्ता समीकरण में वो पूरी कीमत वसूल करेंगे और अपनी मांग रखेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, तभी वे रहेंगे। तो ये अभी हम देख रहे हैं कि ये अफवाहों का बाजार कहीं या चर्चाएं ये बहुत तेज हो गई है कि ये लोग क्या क्या मांग सकते हैं, कि लोकसभा के अध्यक्ष का पद मांग सकते हैं, ये मंत्री पद मांग सकते हैं। ऐसा क्यों लोग कह रहे हैं? क्योंकि पूर्ववर्ती इनका इतिहास ऐसा रहा है। चाहे अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा के लिए जो है विशेष पैकेज मांगा था। इधर अगर हम नीतीश बाबू की बात करें तो वो बिहार के लिए भी विशेष पैकेज मांगते हैं और कई मंत्रालयों में रहने की मांग भी करते हैं। अब ये नई नीति में कैसे मोदी जी जो है, अटल बिहारी वाजपेयी में और नरेंद्र मोदी में एक बेसिक अंतर है। अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि हृदय व्यक्ति थे, संवेदनशील थे और वो कहते थे कि सत्ता बचे ना बचे, देश बचना चाहिए। तो उनका ये था कि सबको साथ लेके चलो और वो सबको साथ लेके चलते थे। इसके ठीक विपरीत नरेंद्र मोदी है, जो निर्णय लेने में अडिग हैं। वो रातों रात इसकी भी परवाह नहीं करते कि उनका पार्टी संगठन किस तरह से सोचेगा। अगर उनको लगता है कि ये बात ठीक है तो वो उनके कुछ निर्णय लोगों को चौंकाते हैं, उस पर आलोचना भी हुई, पर वो इसकी बहुत परवाह नहीं करते। अब सवाल ये है कि ये जो अभी जिस तरह का बहुमत आया है जिसमें बीजेपी अपने बूते नहीं आई है, तो क्या अब ये जो सरकार चलेगी जिसमें इस तरह के जो दो लोगों के मैंने नाम लिए, इसमें और बहुत सारे खिलाड़ी अभी आएंगे, तो ये किस तरह से सरकार को चलने देंगे, सरकार आगे किस तरह से काम करेगी, ये बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है और हम इसी पे आज यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में जो हैं अंशुल मिश्रा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका स्वागत है। मेरे साथ जो हैं रितेश मोहरे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। और मेरे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी स्नेह कमल जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़े हुए हैं, और कौशल किशोर चतुर्वेदी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। तो मैं बिना विलंब के डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के पास जाता हूँ, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे से ना केवल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेखक हैं, समीक्षक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लगातार हर मुद्दे पे इतने सक्रिय रहते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनकी सक्रियता देखकर बहुत से लोग उनसे ईर्ष्या भी करते हैं कि डॉक्टर सुशील त्रिवेदी इतने सजग और इतने बारीक चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये जो अभी जो कुछ सिनेरियो है, जिस तरह का दृश्य बना हुआ है, जिसमें लग रहा है कि कल से हम देख रहे हैं, जब से चुनाव परिणाम आए हैं तो अचानक से चंद्रबाबू नायडू केंद्र में आ गए हैं, नीतीश बाबू जो बहुत हाशिए पे चले गए थे वो केंद्र में आ गए, और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां भी उन पर अब पत्रकार झूम रहे हैं, उनके कार्यकर्ता झूम रहे हैं, और अचानक से वो अब ये बन गया कि किंग मेकर की भूमिका में आ गए। और बाजार में ये खबरें तैर रही हैं कि कोई लोकसभा के अध्यक्ष की सीट मांग सकता है, कोई ये बार्गेन कर सकता है, कोई विशेष पैकेज मांग सकता है। तो ये इन सब के बीच में एक नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है जो तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे, और जवाहरलाल नेहरू के साथ तुलना हो रही कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार जैसे तीसरी बार बनी थी तो मोदी जी की सरकार बनेगी। तो मोदी जी जिस तेवर के साथ अभी तक काम करते थे, क्या ये जो गठबंधन की सरकार होगी ये आगे किस तरह से काम कर सकती है, या
इसका परिदृश्य क्या होगा? डॉक्टर सुशील त्रिवेदी साहब। मोदी सरकार 10 साल काम करके बाहर जा रही है और वास्तविक एनडीए सरकार सत्ता में आने वाली है। एनडीए सरकार मतलब मिली जुली सरकार पिछले समय 2 बार में यद्यपि एनडीए की सरकार थी, पर उसमें चूंकि भाजपा का स्पष्ट बहुमत था, इसलिए भाजपा के जो सहयोगी दल कोई दबाव नहीं डाल सकते थे और मोदी जी जो जिस तरीके से निर्णय लेना चाहते थे निर्णय ले सकते थे। उनके निर्णय को कोई भी चुनौती नहीं देता था या उनको लेकर कोई प्रश्न खड़े नहीं करता था। अब की बात अलग है, क्योंकि भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और उसे क्योंकि उसे 240 की सीट मिली है और बहुमत से 32-33 सीटें कम है और इसी कारण वो नीतीश पर और टीडीपी के ऊपर बहुत ज्यादा आश्रित चंद्रबाबू नायडू पर आश्रित है। और हम सब जानते हैं कि नीतीश बाबू का चरित्र क्या है, हम सब जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का चरित्र क्या है कि पिछले समय जब वे गठबंधन की सरकार में थे तो किस प्रकार वो अपने सहयोग का दाम मांगते थे, अपने सहयोग का पूरा प्रतिफल मांगते थे। और इसलिए निश्चय ही हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं जहाँ पर भारत की राजनीति एक बार नया रुख लेगी। अब दूसरी एक और बात है कि इस बीच पिछले 15-20 सालों में भारत की राजनीति बदली हुई है, इसके साथ भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी बदली हुई है और क्षेत्रीय नेता अगर उस तरफ हैं एनडीए की तरफ से, तो क्षेत्रीय नेता इस तरफ भी है जो इंडिया गठबंधन है, इधर भी गठबंधन में है। अर्थात इस तरह क्षेत्रीय नेताओं का जो वर्चस्व अपने आप उभर कर सामने आया है और उनको इग्नोर करना, उनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। लेकिन एक बात और है कि भारत जिस तरीके से आर्थिक प्रगति की राह पर चल पड़ा है, उस प्रगति की राह को कोई रोक नहीं सकता। किंतु 3 बुनियादी मुद्दे हैं जिनके पर अभी तक ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन पर ध्यान देना जरूरी हो जाएगा और इसके लिए फिर चाहे क्षेत्रीय मांगों पर ध्यान दिया जाए। पहला है गरीबी, दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरी बात है कि असमानता को दूर करना। और हम जानते हैं कि बिहार इस तरह की असमानता के मामले में बहुत एक बड़ा उदाहरण है कि जहाँ पे असमानता बहुत ज्यादा है। आंध्र बना भी अपनी मांग को लेकर है, पर वहाँ पे भी तेलंगाना के मुकाबले स्थिति कमजोर है। अर्थात अगर वो मान लो अपने राज्य के लिए विशेष पैकेज मांगते हैं तो उसको स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ेगा भारत सरकार को, क्योंकि वो कहीं न कहीं असमानता को दूर करने की दिशा में एक कदम होगा। दूसरी एक और बात है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट की और गरीबी की बात आएगी तो वहां पर जो मुद्दे हैं उसको देखना पड़ेगा और इस लिहाज से ये दोनों बड़े नेता अपने लिए बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग अवश्य करेंगे और मैं सोचता हूँ कि उनकी मांगों को इग्नोर करना एनडीए गठबंधन के लिए अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़ा कठिन जाएगा। पर आपको रोकूंगा डॉक्टर साहब, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। एनडीए दलों की अहम बैठक होने जा रही है और उस बैठक में जो नेता उपस्थित रहेंगे उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू मौजूद हैं और बैठक जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ भी शामिल हैं बैठक में। जी, दिल्ली से हम अभी अपडेट लेंगे इस बैठक की बारे में कि पीएम आवास में जो बड़ी बैठक हो रही है, तो दिल्ली से हमारे सहयोगी स्नेह कमल से थोड़ा हम बैठक का अपडेट लेते हैं, फिर हम अपनी बातचीत को आगे सिलसिलेवार बढ़ाएंगे। जी स्नेह, बताइए क्या चल रहा है? जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास कल्याण मार्ग पर जो एनडीए घटक दलों की बैठक जो शुरू होनी थी अब से कुछ देर पहले प्रारंभ हो चुकी। प्रधानमंत्री स्वयं इस बैठक मौजूद है। प्रधानमंत्री के अलावा जिन नामों की आपने चर्चा की, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम भाजपा के बड़े नेता इस बैठक शामिल है। वहीं जिन पे पूरे देश की निगाहें थी, जिन चंद नीति के बारे में आपने बताया, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही दिल्ली पहुंच चुके हैं, दोनों ही सीधे प्रधानमंत्री आवास पर गए हैं। अब कुछ देर में ये बैठक जो शुरू होने वाली थी वो लगभग कह सकते हैं प्रारंभ हो चुकी, क्योंकि निगाहें सबसे ज्यादा सुभाष जी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर थी। नीतीश कुमार भी आज सुबह पटना दिल्ली पहुंचे। जहां तक चंद्रबाबू नायडू की बात की, चंद्रबाबू नायडू कल ही स्पष्ट कर चुके थे कि मैं एनडीए का हिस्सा हूं और एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा हूं।
लेकिन यहाँ पर देखना यह होगा जब ये बैठक अब कुछ देर बाद जैसे शुरू हो चुकी है, आगे जब बढ़ेगी, देखना है कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों अपने अपने राज्यों के लिए या अपने अपने पार्टियों के लिए क्या कुछ मांग करते हैं। दोनों की दो पुरानी मांगे, दोनों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य का जो पैकेज मांगा था, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की मांगा था, वही नीतीश कुमार काफी समय से जो बिहार के लिए विशेष राज्य के जो पैकेज की मांग करते, दोनों अपनी पुरानी मांगों पर कायम है। वही अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करें, नायडू के में जो खबर अभी आई, हालांकि ये पुष्ट नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा में स्पीकर का पद और साथ साथ जो 5 मंत्री का पद मांगा है। तो देखना है कि अब इस बैठक में जो क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ सौदेबाजी होती है, कितना कुछ जो है चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार भाजपा से ले पाते हैं। सुभाष जी ठीक है, इसने आप नज़र बनाए रखिए, हम लोग बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगा तो पता चलेगा कि किसको क्या मिलेगा या कोई मांगने से क्या मिल सकता है। पर अभी चूंकि भाजपा की मजबूरी ये है कि उसको अपने सहयोगी दलों को खुश रखना है, अपने साथ जोड़ के रखना है, तो हो सकता है कि मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग ज़्यादा ही मांग लें, जिसकी उनको कहना चाहिए कि उम्मीद नहीं हो। पर होता राजनीति में, इस तरह के गेम बहुत सारे होते हैं, तो उसकी बातें होंगी। हम डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से बात कर रहे थे और डॉक्टर साहब अभी हमको बता रहे थे कि 3 मुद्दे जो थे, बेरोजगारी, असमानता और विशेष पैकेज, ये खास करके बिहार के संदर्भ में। तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि ये बात तो जो आप कह रहे हैं, ये बात निकल के भी आ रही है। अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि बैठक तो शुरू हो गई है और शायद ये मांगे, पर हो सकता है कि मांगने का तरीका जो है वो बदला रहेगा। अब बार्गेन के तरीके से नहीं मांगेंगे। अब चूंकि सबको मालूम है कि अब गठबंधन की सरकारें चलेंगी। ये अलग बात है कि गठबंधनों की सरकार का जो सिलसिला शुरू हुआ था और बीजेपी जब सत्ता में भी आई थी 303, तो वो भी अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रही थी एनडीए के साथ, और इधर इंडिया गठबंधन जो है वो भी बैठक करने जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब की ये जो पूरा परिदृश्य है, जिसमें खास करके पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ, जो बात हो रही है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिन्होंने बहुत बढ़िया से गठबंधन चलाया। फिर हम देखते हैं कि नरसिम्हा राव की सरकार के बाद हम बात करें कि सरदार जी की जो गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, उसमें भी लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया। पर जो मोदी जी हैं, जिनका व्यक्तित्व जो है वो जिस तरह से एक कहना चाहिए कि वो जैसा सोचते हैं, अगर उनको लगता है कि नोटबंदी करना है तो वो आके घोषणा करते हैं, वो इस तरह के निर्णय लेते हैं कि उसमें ज़्यादा अपनी पार्टी में भी कितना पूछते हैं ये पता नहीं। तो ये गठबंधन धर्म में वो किस तरह से इनके साथ आगे चल पाएंगे? चौहान जी, मैं अपनी पहली बात को पूरा कर लूं कि बात केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू तक नहीं है। बात चिराग पासवान और मांझी जैसे लोगों के जिनके पास एक एक दो दल है, वो अकेले मेंबर होने के बावजूद वो अपने लिए कुछ मांग करेंगे। चिराग पासवान अपने लिए अलग मांग करेंगे और जो एक एक जिनकी सीटें वो भी अपनी मांगे करेंगे। इसलिए मांग का दायरा केवल 2 बड़े राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं है, नीतीश बाबू चंद्रबाबू नायडू तक सीमित नहीं, वो चिराग पासवान और मांझी जैसे छोटे छोटे दलों के लिए भी तक बात है। हाँ, अब बड़ी बात जो है आपने सवाल मुझसे पूछा उसको जान लीजिए कि मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने गठबंधन की सरकार चलाई, उसमें तो उनका बड़ा सद्भाव था और उनका एक दूसरे के प्रति काफी एडजस्टमेंट वाली बात थी। जबकि नरेंद्र मोदी का चरित्र उस प्रकार का नहीं, उनका व्यक्तित्व तो अलग प्रकार का है। किंतु हम यह भी जानते हैं कि अगर सरकार को चलाना है क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके हाथ से सत्ता फिसल कर इंडिया गठबंधन के हाथ में जाए, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथी छिटकते छोड़ जा सकते हैं। इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि उनकी जो हठधर्मिता की प्रवृत्ति है, उस हठधर्म से कहीं नहीं कोई परिवर्तन आएगा और वो समझौते में या एडजस्टमेंट करने के लिए राजी होंगे और इसके लिए राजी होंगे। एक तीसरा फैक्टर आप ध्यान में रखिए सुभाष जी, जिसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है, और वो चर्चा है कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक निर्देश अलग से आएगा। अर्थात पहले जिस तरीके से स्वतंत्र होकर नरेंद्र मोदी काम कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल के निर्देशों का उनके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये मान के चलिए कि अच्छी बात उधर से भी प्रभाव आएगा। अर्थात इस गठबंधन की सरकार में एक क्षेत्रीय दलों का दबाव और छोटे छोटे एक एक दो जीत के आने वालों को दबाव, उसके साथ साथ आरएसएस का भी दबाव के इदारा बढ़ेगा। जबकि नड्डा ये घोषित कर चुके हैं
83 से दंड से अब उनका ज्यादा उस प्रकार का संबंध नहीं है। इसके बावजूद मान के चलिए कि आदेश का दबाव भी आएगा और की प्रवृत्ति को छोड़कर कहीं न कहीं समझौता करते हुए और एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हुए आगे चलने को करते हुए हम देखेंगे। बने रहेंगे हमारे साथ। मैं भोपाल से हमारे साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। मैं कौशल जी आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक नई परिस्थिति बनी है, अब के बार 400 पार वो हुआ नहीं, और किसी ने नहीं कहा था, ये बीजेपी की तरफ से ये नारा गया था। जब कोई एक बच्चा कहता है कि इस बार मैं मेरिट में आऊँगा, टॉप करूँगा, और लोग उससे नहीं कहते, पर वो जब ग्रेस मार्क से पास होता है तो लोग उस पर सवाल करते हैं। तो कहता आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है कि लोग कहते हैं भाई तूने तो कहा था मेरिट में आएंगे, अभी तुम ग्रेस मार्क से पास हुआ तो तुमसे सवाल होंगे। अगर बीजेपी ये नहीं कहती कि भाई, या नरेंद्र मोदी ये नहीं कहते कि उनके नाम पे ही पूरा चुनाव लड़ा गया, और अब मोदी की गारंटी थी, 400 पार था, अब सरकार बन रही है, इसमें किसी को दो मत नहीं है कि भाजपा की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है, पर वो सरकार जो 10 साल की सरकार थी, जो एक विकसित भारत की बात कर रही थी, जो 2047 के भारत की बात कर रही थी, जो 2024 के चुनाव को छोड़ के 2029 की बात कर रही थी, और जिस तेवर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह बात कर रहे थे, अब ये जो दो बाबू साथ में जुड़ रहे हैं, ये क्या तेवर कायम रखने देंगे, या ये सरकार किस तरह से आगे रन करेगी? जी देखिए, अब ये जो नई चुनौती आप मोदी के आवाज सामने जरा आई चेक है, करेंगे साथी। अब निश्चित तौर से इसमें मोदी का जो वो व्यक्तित्व था, जिसमें मोदी बिल्कुल एक तरफा चल रहे थे, जिसमें मोदी के अलावा और कोई नहीं दिख रहा था, और मोदी की मुंह से कोई आवाज निकली, पार्टी का हर व्यक्ति उसको मानने के लिए मजबूर था, उसको सिर झुका के मानता था। अब वो स्थितियां बदल गई हैं। अब मोदी को एक समझौतावादी व्यक्तित्व के तहत आगे बढ़ना पड़ेगा, और अब मोदी को इस उम्र के इस पड़ाव में जब तीसरी बार जो मोदी जो है अपने एजेंडा को बिल्कुल क्लाइमेक्स पे ले जाना चाह रहे थे, और वन नेशन वन इलेक्शन और ये समान नागरिक संहिता की बात हो रही थी, जब इस तरह की परिस्थितियों के लिए मोदी 400 पार जैसी चीज का आकलन कर रहे थे, संविधान में बदलाव की बात हो रही थी, और मोदी का जो व्यक्तित्व है वो एक तरफा चलने का है। ऐसे में अब जो स्थितियां बनी हैं वो निश्चित तौर से मोदी को ये सबक सिखाएंगी कि किस तरह अटल जी गठबंधन धर्म की सरकार चलाते थे, किस तरह मोदी को अब आगे जो है समझौतावादी प्रकृति के तहत अपनी सरकार को आगे ले जाना पड़ेगा, और किस तरह हर फैसले में उन्हें अपने सहयोगियों से पूछताछ करनी पड़ेगी, और ये मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि उनके सहयोगी किस हद तक तैयार हैं मोदी की बात पे राजी होने के लिए, और किस हद तक वो जो है अपनी बात मनवाने के लिए मोदी से कोशिश करेंगे। तो अब मोदी के सामने एक जो तीसरी बार में सरकार में मोदी ने जिस तरह से कल्पना की थी, वो कल्पना से निश्चित तौर से उन्हें समझौता करना पड़ेगा, और अब एक नई तरह की सरकार में उन्हें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब अब पूरा देश ये देखने को तैयार है कि मोदी एक तरह से समझौतावादी प्रकृति के तहत किस तरह के व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, और किस तरह इस देश को आगे ले जाने में सफल होते हैं। अब निश्चित तौर से जो मोदी ने जो सोचा था, जो अपने एजेंडे में रखा था, और जिस तरह से वो देश को जिस तरह उन्होंने इस कैंपेन में भी मुसलमानों के खिलाफ सीधे सीधे जो है बोला था, और ये संदेश दिया था कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने दूंगा, या इसके पहले सीएए लागू कर चुके थे, या जो आगे का उनका जो एजेंडा था कि हम एक हिंदू मुस्लिम के आधार पर देश में, एक सनातन के आधार पर देश में, राम मंदिर के आधार पर देश में, आगे कृष्ण की बात करके देश में अपनी तरह के निर्णय मानने को मजबूर करेंगे सबको। अब वो स्थिति नहीं है, और निश्चित तौर से ऐसा कहा जा सकता है कि आगे स्थितियां क्या होती हैं, आगामी 2-2.5 साल में बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं। जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि नीतीश बाबू और नायडू मिलके किसी भी तरह का दबाव बना सकते हैं, निश्चित तौर से जो है वो अपने मन माफिक विभाग मांग सकते हैं,
तो हालांकि नीतीश और नायडू जी के लिए एक अच्छी बात यह है कि दोनों लोग मुख्यमंत्री हैं, नायडू भी मुख्यमंत्री बनेंगे निश्चित तौर से चौथी बार। और ऐसे में जो भाजपा लगातार प्रसारित करती रही है गठबंधन की सरकार, मतलब जो जिस तरह से वो प्रकाशित केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार होने पर डबल इंजन की सरकार के रूप में, तो ये दोनों जो धड़े हैं ये भी डबल इंजन की सरकार के तहत, तो निश्चित तौर से अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके सहयोगी दल की सरकार है तो वो निश्चित तौर से दूसरे राज्यों की तुलना में तो बहुत ज्यादा पाने वाली है ही, ये तो निश्चित तौर से तय है। क्योंकि जो है प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी रहते हैं तो भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को निश्चित तौर से दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा फायदा होता है। और ये खाली भाजपा के साथ नहीं है, ये कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें हैं केंद्र और राज्य में, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो निश्चित तौर से अब जो स्थितियां हैं, क्योंकि दोनों लोग मुख्यमंत्री रहेंगे अपने अपने राज्य में, ऐसे में निश्चित तौर से केंद्र का जो सहयोग है, जो अतिरिक्त सहयोग है, और जिस तरह से वो अपने राज्यों को विकसित करने की कल्पना देख सकते हैं और आगे अपने राज्य को ले जाके अपना जनाधार मजबूत करने की बात सोच सकते हैं, वो तो निश्चित तौर से उनकी उम्मीदें पूरी होंगी। उसके तहत थोड़ा बहुत हो सकता है कि नायडू और नीतीश थोड़ा बहुत लचर हो जाएं, थोड़ा बहुत समझौता वो भी करें, लेकिन फिर भी अब मोदी के लिए चुनौतियां ज्यादा है। ठीक है चतुर्वेदी जी, चलिए हमारे साथ ना रितेश मोहरे हमारे साथ स्टूडियो में हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और लगातार चूंकि ये युवा हैं और लगातार पूरे चुनाव प्रचार में बहुत सक्रियता से रोल प्ले किया। मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि 29 की 29 सीट बीजेपी ने जीती। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पहले 9 और 2 था, अब 10 और 1 हो गया है। तो बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और यूपी से कहीं गच्चा हुआ है कि, और जिसके कारण एक बड़ा गड्ढा भी दिख रहा है जो बहुमत से दूर है। तो रितेश, ये जो अभी हमारे विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे हैं और जिस तरह से दिल्ली में बैठक चल रही है, और ये जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो कि बहुमत को पूरा करती हैं, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, चाहे वो नीतीश बाबू हों, और इनका पिछला इतिहास और मोदी जी की जो कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के लोगों को संबोधन है, भविष्य के जो सपने थे, उन्होंने सारी बैठकें शुरू हो गई थी कि भविष्य में किस तरह से काम करना है, आगे हमको सरकार को कैसे ले जाना है। तो ये अब नई परिस्थिति को आप किस तरह से देखते हैं रितेश जी? सबसे पहले तो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, ये पहले भी एनडीए के घटक रहे, अटल जी की सरकार में ये पहले भी मंत्री रहे। और जब भी ऐसे कोई देश की कोई ऐसी बात आती है, कोई निर्णय लेने की बात आती है, तो ये अपनी सरकार के साथ रहे। आपको याद होगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, जब परमाणु पोखरण का जब मामला था, तो पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल साथ में था। नीतीश बाबू ने भी वहाँ पर बाकायदा उनके साथ में खड़े हुए। जब कारगिल युद्ध की जब बात आई थी, तब भी ये घटक जो है साथ में थे। तो मुझे लगता है कि देश के ऐसे अच्छे निर्णय के विषय में जब बात आएगी, मोदी जी के साथ में चंद्रबाबू नायडू जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, दोनों साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। ये केवल एक प्रकार का आकलन है कि ये इस प्रकार की कोई डिमांड आ सकती है। मुझे लगता है कि थोड़ा समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एनडीए दल की भी बैठक चालू हुई है। 8 से 9 तारीख को शपथ होगा, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कौन से किस मंत्रालय किस व्यक्ति को दिया जा रहा है और क्या क्या निर्णय आने वाले लोकसभा के समय में ये होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा परिवर्तन हम आने वाले 5 सालों में देखने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को जो छवि पूरे देश में है या फिर पूरे विश्व में है कि वो एक अच्छा निर्णय करता और देश के लिए, राष्ट्र को एक ओर ले जाने की ओर अग्रसर है, और देश को एक आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, हम जो जनादेश है हमने उसे स्वीकार किया, 240 सीट हम पूरे एक जो इंडिया गठबंधन की जो सीटें आई है उससे हम ज़्यादा मार्जिन लेकर के आए हैं, और हम एक आज गठबंधन के माध्यम से आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम एक अच्छी बेहतर सरकार इस देश को देंगे, और जो विकास की गति इन 5 सालों में और आगे हम लेकर के जाएंगे। रितेश, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि भाजपा एक बड़ा संगठन है और पूरे विश्व का सबसे बड़ा संगठन अपने को कहता है, पर क्या वजह थी कि इस बार भाजपा की गारंटी नहीं थी, मोदी की गारंटी थी? इस बार सारा फोकस था मोदी का। तो अभी विपक्षी जब कल से ये बात कह रहे हैं कि ये मोदी का फेलुअर है, मतलब चूंकि वो व्यक्ति भाजपा का फेलुअर कोई नहीं कह रहा है, लगातार ये अटैक हो रहा है कि ये मोदी का फेलुअर है, मोदी की गारंटी थी, 400 पार का नारा उनका था, एक व्यक्ति पे पूरा केंद्रित हो गया था।
तो भाजपा किसी एक इतना बड़ा संगठन एक व्यक्ति की छत्र छाया में सिमट गया था। और जेपी नड्डा की बात अभी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी कह रहे थे कि जेपी नड्डा जैसे ने ये कहा कि हमको जो उनका मात्र संगठन है जो उनको ताकत देता है आरएसएस, उसकी भी हमको अब जरूरत नहीं है। ये बात कहने का दुस्साहस मतलब किया जेपी नड्डा ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता कांग्रेस के लोग जो भर भर के तोड़ के ला रहे थे तो उससे लोगों को नाराज़गी हुई कि हमारा क्या होगा। जिस तरह की एक व्यक्ति परक पार्टी में छवि जा रही थी उससे नुकसान हुआ। क्या वजह था कि 400 पार का नारा जिसमें 370 का नैरेटिव सेट किया गया था कि कश्मीर में 370 हुआ। तो ये क्या वजह आपको लगती है रितेश कि आप छत्तीसगढ़ में बढ़िया करते हैं, मध्य प्रदेश में बढ़िया करते हैं, पर जो यूपी है जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हुआ, यदि हम कहें धार्मिक बात करें तो आपने विज्ञापन छपाया पूरी भाजपा ने कि जो राम को लाए हैं आप उनको जिता के लाइए। आपने राम मंदिर का वहाँ पर इतना भव्य निर्माण किया, बनारस कॉरिडोर में आपने इतना बढ़िया काम किया, पर मोदी जी 1,52,000 वोट से जीतते हैं। और देश में जो बड़े वोटों से जीतने वाले लोग हैं उनमें वो जो चेहरा जिसके नाम से चुनाव लड़ा गया वो उतना वोट हासिल नहीं करता। तो इसका कोई ना कोई तो एनालिसिस हो रहा होगा। जी बिल्कुल। जो सीटें हमारी कम हुई हैं टोटल आप देखेंगे पिछले बार कि 2019 में 303 सीटें हमने लाई थी, इस बार 240 लगभग 63 सीटों का हमको घाटा हुआ है। तो यूपी जो चुनाव था लगभग मुझे लगता है समीक्षा का सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल की बात करूँ यहाँ हमारी सीटें घटी है और कुछ राज्यों में हमारी सीटें हम इसको कवर करने में कामयाब हुए, जैसे उड़ीसा है जहाँ हमने पहली बार सरकार बनाया है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समीक्षा का विषय और भी समीक्षा के माध्यम से ये चीज़ें बाहर आएगी, क्योंकि जो ऐसी बातें आ रही है माननीय नड्डा जी के विषय पे मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार की वो बातें कह सकते, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयं संघ हमारी मातृ संगठन है और बहुत सारे ऐसे देश के निर्णय होते हैं जहां पर हम सबको मिलकर के बात करना पड़ता है या फिर सुझाव लेना पड़ता है। जब धारा 370 की बात करूं तो माननीय मोहन भागवत जी का भी इसमें बड़ा एक सुझाव था, और चाहे राम मंदिर के मुद्दे को लेकर की बात करूं तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई संशय वाली विषय नहीं है जहां हम अपने मातृ संगठन को छोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी एक वो संस्कार पार्टी है जहां कार्यकर्ता कैडर बेस चाहे वो किसी भी पार्टी से आया हो, यहाँ का जो सिस्टम, यहाँ का जो अनुशासन उसको उसी हिसाब से चलना होता है। मुझे नहीं लगता, हाँ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति का जो हम परिदृश्य देखेंगे पिछले 10 वर्षों के पहले की बात करेंगे तो वहाँ पर जातिवाद और भी कई ऐसे मुद्दे पर हावी रहे। शायद उस मामले में वहाँ पर अखिलेश यादव जी कुछ कामयाब होते हुए दिखे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हुई है। सीटें निश्चित रूप से कम हुई हैं, लेकिन इसकी जो समीक्षा है वो निकल करके आएगी तभी हम कुछ कह पाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि समीक्षा के बाद जो है वो चीज़ें निकल के आएंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अंशुल मिश्रा हैं। अंशुल, ये एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें सब लोग खुश भी हैं और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मतलब मैं सुबह से चूंकि बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो बीजेपी इसलिए खुश है कि वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी, जैसा कि अभी रितेश मौर्य कह रहे थे कि हम सबसे बड़े पार्टी हैं। कांग्रेस इसलिए खुश है कि वो उसने अपने जितने नंबर थे उससे डबल नंबर हासिल कर लिए। एसपी वाले इसलिए खुश हैं कि उन्होंने जो है वहाँ पर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है। टीडीपी इसलिए खुश है कि वो उसको लगता है कि हमने स्टेट गवर्नमेंट बना ली और हम निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। टीएमसी इसलिए खुश है कि उसने बीजेपी के रथ को रोक दिया। जेडीयू इसलिए खुश है कि हम जो है अब सेंट्रल में हमारी भूमिका होने जा रही है। ईवीएम पे जो सवाल उठ रहे हैं वो भी वहाँ के लोग भी खुश हैं, चुनाव आयोग भी, कि अब हमको कटघरे में लोग नहीं खड़ा करेंगे। तो ये केजरीवाल खुश हैं इसलिए कि वो उनका जो है लोगों ने मजाक किया कि उनके शुगर का लेवल जो है अब नॉर्मल हो गया है। तो ये एक कई तरह के मीम अभी जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस तरह से आ रहे हैं। तो मज़ेदार बात यह है कि मोदी जी कल शाम को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और कहते हैं ये ऐतिहासिक जीत है, ये ऐतिहासिक क्षण है, और नेहरू के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जैसे तीसरी बार बने थे। कोई 400 पार के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि हमने 400 पार कहा था, कोई 370 की बात ही नहीं कर रहा है। अब सब लोग एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं, गठबंधन धर्म की बात कर रहे हैं। कांग्रेस और बाकी गठबंधन के लोग जो अभी बहुमत से दूर हैं वो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हम जातिगत गणना कराएंगे, हम महिलाओं को पैसे देंगे। तो ये सबके सब लोगों को लग रहा है कि भाई अंततः सरकार जो समझता है गणित को, जिसके पास 272 से ज़्यादा है,
वो सरकार बनाएगा और मोदी जी ने सरकार बनाने का दावा भी कर देंगे। पर सबके सब खुश हैं ये चुनाव से, ऐसा क्या है? मान्यवर सबके सब इसलिए खुश हैं, सबका तो नहीं पता मुझे, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए खुश है क्योंकि इस लोकतंत्र के शुभ मंदिर में, जो मेरे भारत का शुभ मंदिर है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इसमें एक दो लड़ाइयाँ चल रही थी। एक अहंकार और संस्कार की लड़ाई चल रही थी और एक अन्याय और अन्याय की लड़ाई चल रही थी। तो आप देखेंगे कि कल के रिजल्ट आने के बाद जो अहंकार जिस तरीके से हारा है और न्याय जिस तरीके से जीता है, इसलिए कांग्रेस सबसे ज़्यादा खुश है। और मोदी जी ने कल बहुत सही बात कही कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। जी हाँ, बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है। इसलिए ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि आप 400 पार नहीं आ पाए। आपके मन में मंशा जो थी कि संविधान को मैं बदल दूंगा, वो नहीं कर पाए। आप जो 370 की बात करते थे, आप वो नहीं कर पाए। आप जो रातों रात डिसीजन ले लेते थे, जो अब आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदयों ने अभी हमें आपको प्रकाश डालकर बताया कि रातों रात खड़े हो जाते थे, भाइयों एवं बहनों आज से रात को 8 बजे से नोट बंद हो जाते हैं, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ऐतिहासिक क्षण इसलिए है क्योंकि यही लोग हुआ करते थे जो राम कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम भगवान ने कल अयोध्या में बता दिया कि राम भी स्वयं आए थे और तुम्हें भी राम ही लेकर आए हैं, और इस सृष्टि को भी राम लेकर आए हैं, और इस सुंदर लोकतंत्र को भी राम लेकर आए हैं, और सुंदर विपक्ष को भी राम लेकर आए हैं। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होती है कि एक विपक्ष जो होता है वह अछूता नहीं होना चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए। और आपने देखा कि इंडिया गठबंधन ने अपने नियमों को ताक में रखते हुए एक सुंदर सी माला बनाते हुए जब अन्याय के खिलाफ में खड़े हुए तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ। इस बार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन मान्यवर चुनाव नहीं लड़ रही थी, इस बार तो हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता चुनाव लड़ रही थी। हम तो सिर्फ एक माध्यम थे, मोदी जी के अहंकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही थी। और आज भी यह कहना मैं चाहता हूं कि सरकारें खूब बनी हैं, खूब बनेंगी, खूब गिरेंगी, खूब उठेंगी, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। जो पिछले 10 वर्षों में हमने अघोषित आपातकाल को भोगा है, उसके खिलाफ में एक युवा खड़ा हुआ है। जो पिछले 10 वर्षों में अलोकतांत्रिक विधियों को भोगा है, उसके खिलाफ में वह महिला खड़ी हुई थी। वह महिला कहती थी कि साहब हमारे घर में आप आए थे मोदी जी, जिसने कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो वहां से जेपी नड्डा जी कहते हैं कि देश में महंगाई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, बड़ी बड़ी आइनॉक्स में जाके लोग पिक्चरें देख रहे हैं। महंगाई का पैमाना यह हो गया है। एक युवा हाथ जोड़कर खड़ा होता था, मोदी जी मेरे घर में रोजगारिता का बड़ा अभाव है, आपने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देंगे। तो वो यह कहते थे कि अभी देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारिता है, हमारे देश में सबसे कम बेरोजगारिता है। यह जो अहंकार है वह समाप्त हुआ है। जो महिला का सम्मान है, जो युवाओं का सम्मान है, जो गरीबों का सम्मान है, जो मजदूरों का सम्मान है, जो हिंदुस्तान का सम्मान है और जो मीडिया का सम्मान है, लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ का सम्मान है, वह कल जीता है, बाकी चीजें हारी हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा था कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। बिल्कुल यह कल का दिन जो था वह ऐतिहासिक दिन होगा। और आपने जो प्रश्न किया कि आने वाले समय में होता क्या है, तो आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति और सम्मानीय व्यक्ति हैं, कि राजनीति जो होता है वो अनिश्चितताओं का गणित होता है, सामान्य गणित नहीं होता है। ये आज का दिन और कल की रात बहुत लंबी होने वाली है मोदी जी को। आगे देखिए भविष्य के गर्त में क्या छुपा हुआ है, क्या होने वाला है। हालांकि मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन जो भी होगा वो लोकतंत्र के पक्ष में होगा, हिंदुस्तान के पक्ष में होगा, इंडिया के पक्ष में होगा और हर एक महिला और युवाओं के पक्ष में होगा। ठीक है अंशुल, इल्तिजाए इश्क में रोता है क्या और आगे आगे देखिए होता है क्या। रितेश कुछ अपना कुछ बात कहना चाह रहे थे। रितेश, मैं चाहूँगा अपनी बात रखें आप। और लगातार राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में कहे, तो उनको इतिहास मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने या फिर राजीव गांधी जी ने देश के संविधान में 80 बार से अधिक अमेंडमेंट ला करके संशोधन किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संविधान को धज्जियां उड़ाने का काम खुद राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह की सरकार में उस अध्यादेश को फाड़ करके किया था। संविधान और लोकतंत्र का माहौल उड़ाने का काम किया था राहुल गांधी जी ने, संसद में खड़े होकर के देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाते हुए किया था। और मैं बता देना चाहता हूँ 1975 का वो आपातकाल, जिसको आज भी देश के लोगों ने भूला नहीं है, किस प्रकार से रातों रात इंदिरा गांधी जी ने घोषणा करते हुए रेडियो के अंदर में आपातकाल 2 साल का लगाया था, जिसमें लाखों युवा बुजुर्ग जो मीडिया का किस प्रकार से दोहन शोषण हुआ था, महिलाओं का अत्याचार हुआ था, किस प्रकार से संजय गांधी जी ने जबरन लोगों का नसबंदी करा करके उनको पैसा देने का काम किया था। तो लोकतंत्र की हत्या करने का काम कोई किया है इस देश के अंदर तो कांग्रेस ने किया है। लेकिन इस देश का सूर्योदय हुआ तो 2014 से, जिसमें महिलाओं का सम्मान, ट्रिपल तलाक का मुद्दा होगा
या फिर किसानों के खाते में पैसा डालने का मुद्दा होगा। 31 लाख करोड़ रुपए हमने डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से खाते में डालने का काम किया। आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये वो प्रियंका गांधी थी जब 2019 के चुनाव के 14 के पहले बोला करती थी केंद्र से 1 रुपया आता है और आते आते 15 पैसा बच जाता है, क्योंकि सिस्टम में बांटना पड़ता है। इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कांग्रेस के कुट कुट भरी हुई थी। मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करूंगा। अगर 2023 के पहले बात करेंगे तो किस प्रकार से कमलनाथ की सरकार जब थी, जब वो बदली, और छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, जिसका पूरा भांडाफोड़ होता है। पीएससी में युवाओं के साथ किस प्रकार से अन्याय होता है और उनको वापसी करनी पड़ती है। आज भूपेश बघेल जी राजनांदगांव, चलो रितेश अपन लौटते हैं। रितेश, हाँ, मैं चाहूंगा कि हमारा डिबेट जिधर है उधर हम बात करें। अंशुल, संक्षेप में आप बात करें क्योंकि मेरे 2 मेहमान बाहर से जुड़े हैं। मैं अपने साथी मित्र को 30 सेकंड में जवाब दूंगा। ये जीता जागता उदाहरण है जो कल जो 400 पार की बात करने वाले लोग थे और आज 240 पे सिमट गए, वो इसी अहंकारिता के कारण सिमटे हैं। हमने इनसे मैं आपके हम तो स्वीकार करते, ये तो वही वाली बात हो गई। मैं इस प्रकार के डिबेट में जनता का वक्त जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील, चलिए अंशुल, प्रश्न बहुत सारे उठे, 20 सेकंड में जवाब दूंगा। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की बात करी तो ताजा उदाहरण सन 2018 का है, किस प्रकार से सरकारों को बदल दिया गया था। तो आप ना बताएं, लोकतंत्र की हत्या की आपने बात बता दी, आपने लोकतंत्र की हत्या की बात बता दी, तो हिंदुस्तान के सबसे बड़ा जुडिशियरी आपके खिलाफ में खड़ा होता है और मीडिया के समक्ष में आता है। बीच में मत बोलिए, टोकने का काम मत करिए। सुनो रितेश और मैं अंशुल, आप दोनों से चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। मैं आप दोनों रुकिए, दोनों आदरणीय दीपक मिश्रा जी के साथ चलो ठीक है। सुनो, आप चलिए सुनो आप कहते थे 400 पार हो जाएंगे, आप कहां खड़े हुए, आप किस प्रकार की बात करते हैं? अच्छा रितेश और अंशुल, आप दोनों युवा हैं, थोड़ा शांति रखिए। मैं जो है सिलेंडर से ऊपर जा रहा हूँ। मैं राजनीतिक विश्लेषण डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बहस है, तो यार सिलेंडर को छोड़ दो, सुनो, ये छोड़ दो, चुनाव खत्म हो गए, अब जो होना है चंद्रबाबू नायडू करेंगे। अब जो नीतीश, अब जो है सुनो, नीतीश कुमार करेंगे, चंद्रबाबू नायडू करेंगे और गठबंधन की सरकार करेगी। थोड़ा शांत रहिए डॉक्टर सुशील त्रिवेदी साहब। मैं चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है तो ठीक है, ये प्रवक्ता हैं, ये अपने अपने पक्ष रखेंगे अपनी पार्टी का, पर ये जो कुछ घटित हो रहा है पूरे दिल्ली में, और अभी आज शाम को जो है इंडिया गठबंधन की भी बातचीत हो रही है। इंडिया गठबंधन भी जो है वो बहुत उत्साह में भरा हुआ है और वो सोच रहा है कि हमने संविधान की रक्षा के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कल कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के जो सबसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग संविधान की रक्षा के लिए खड़े नहीं हुए, पर उत्तर प्रदेश का जो है, खास करके उत्तर प्रदेश का उन्होंने जिक्र किया। और खास दूसरी बात कि जो कांग्रेस की एक जो परंपरागत सीट थी गांधी परिवार की, रायबरेली और अमेठी, दोनों में उन्होंने जीत हासिल की। और एक उत्साह से जो 2 शहजादे जिनको मोदी बोलते थे, वो 2 लड़के या 2 शहजादे जो भी थे, उन्होंने जिस तरह से ये विजय रथ को रोका है और जिस तरह से आजकल में ये घटनाक्रम हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सुभाष जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार की थोड़ी गंभीर बातचीत होती रहे, है ना। एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे राजनेता लोग समझ नहीं रहे हुए कि हिंदुस्तान का मतदाता बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो पहले से ज़्यादा कहीं प्रौढ़ हो गया है, पहले से ज़्यादा कहीं बुद्धिमान हो गया है। वह अपने निर्णय स्वयं लेता है, वह नेताओं की बड़ी बड़ी बातों से ही प्रभावित नहीं होता है। और इस तरीके के आपस के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जो गलत जानकारियों पर आधारित हैं, है ना, मेरा कहना यह है कि हमारे राजनेताओं को मानना चाहिए कि हमारा जो मतदाता है वो कहीं ज़्यादा बुद्धिमान हो गया है, वो अपने निर्णय स्वयं ले रहा है। और दूसरी बात ये कि शहजादा हो या नए लड़कों की बातचीत हो, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे को पूरा बदल दिया, पूरा भूगोल बदल दिया है, इस आधार पर हमको मानना चाहिए। उसके अलावा केवल वहाँ नहीं, जो महाराष्ट्र में भूगोल बदल गया है, जो दक्षिण में भूगोल बदल गया है, दक्षिण की बात को भी समझना चाहिए कि दक्षिण में पहले जितनी सीटें थी भाजपा की, उतनी सीटें से कोई अंतर नहीं आया है, कोई अंतर नहीं आया है। ये जानकारी को हमको ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि आरएसएस के संबंध में भी बड़ा स्पष्ट नड्डा जी का कथन है, इट इज ऑन रिकॉर्ड, जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के इंटरव्यू में कहा था कि हमारा संबंध नहीं है
मेरा निवेदन ये सारी बातें हैं उनको ध्यान में रखनी चाहिए। और आप ये मान के चलिए कि आज शाम के बाद केवल एनडीए नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन पर भी अपनी बातचीत आएगी कि उसको अपने जो सहयोगी हैं लेकिन वहाँ जो एक अलग परिपक्वता दिखाई दी कि टीएमसी जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी जिसको कहते हैं फ्रेंडली कंटेस्ट में आ गई थी, उसको भी उन्होंने माना और ऐसे दूसरी कई जगह पे किया। तो एक परिपक्वता हमको इंडिया गठबंधन में दिखाई दे रहा है और इसी ऐसी परिपक्वता की उम्मीद हम यहाँ पर एनडीए गठबंधन से करेंगे। और ये मान के चलिए कि हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पर अब किसी प्रकार की निरंकुशता या किसी प्रकार की तानाशाही की बात नहीं चलेगी। सब एक लोकतंत्र की बेहतर स्थिति, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत निरंतर परिपक्व होता चला जा रहा है। यहाँ का मतदाता ज्यादा बुद्धिमान होता जा रहा है, चाहे वो बस्तर का हो या दिल्ली का हो, वो एक समान निर्णय लेने लगे अपनी परिपक्वता में। और हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा कि हमारा मतदाता पहले से ज्यादा परिपक्व है और उसको हम छोटी छोटी बातों से बुलाव में नहीं ला सकते। वो अगर सिलेंडर की भी कोशिश कर रहा है तो उसको रामलला का भी ध्यान है, तो उसको सीमाओं का भी ध्यान है। और ये बात मान करके चलिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय मामले आते हैं, सीमाओं का मामला आता है, सुरक्षा मामला आता है, तो केवल एनडीए गठबंधन नहीं पूरा देश एक हो जाता है। तो उनको बात न करें, हमारे देश के अंदर की जो बातें जिसके आधार पे भारत को उठाना है, जो बुनियादी 3 समस्याएं जिन पे बार बार मैं रेखांकित करता हूँ कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता, इस पे और ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू एक कॉर्पोरेट सीईओ की तरह काम करते हैं और नीतीश बाबू एक समाजवादी नेता की सोच के इस्तेमाल करते हैं। इनके बीच जो तालमेल बैठाया जाएगा, कॉर्पोरेट के सीईओ की सोच और समाजवादी सोच के बीच तालमेल बैठाया जाएगा। और एक का पूरा हमारा आरएसएस का दबाव है और फिर भाजपा का अपना दबाव, एक हम मान के चलते एक ऐसा संतुलन जिसको आप कहते हो कि समीकरण का संतुलन, नया संतुलन हमको देखने जाने को मिलेगा और यही संतुलन बनने पर देश आगे अवश्य बढ़ेगा। जी, तो हम तो पहले से प्रोग्राम करते हैं कि संतुलन का समीकरण या बैलेंस इक्वेशन की बात तो हम लगातार करते हैं। मैं कौशल किशोर चतुर्वेदी जी के पास चलूँगा जो भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। चतुर्वेदी जी, अभी हमारे प्रवक्ता दोनों बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, फिर बात आती है कि चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने कि हैदराबाद में एक आईटी हब की तरह काम करना और एक बड़ा चर्चा में उन्होंने हैदराबाद को लाया था और वो आंध्रा के लिए विशेष पैकेज की भी बात कर रहे थे। जब वो आए थे तो एक बहुत नए तरह की क्रांति जो है उसके साथ वो आए थे। दूसरी बात है नीतीश कुमार जो कि जयप्रकाश के नारायण के आंदोलन से निकले हुए समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं, पर वो जब उनको सुविधा लगी वो इधर से उधर से इधर वो होते गए। अब चूंकि ये दोनों और बाकी छोटी छोटी पार्टी जिसकी का जिक्र अभी मांझी की भी बात चल रही थी, अभी पासवान की भी बात चल रही थी, अभी वो जो शिंदे गुट है वो भी इसमें एक रोल प्ले करेगा। महाराष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें उठापटक हुई है। तो ये सारी चीज़ों को, अच्छा दूसरी बात कि जो बीजेपी शासित राज्य थे जहां अघोषित रूप से जिसका संचालन लोग कह रहे हैं कि केंद्र कर रहा था, उनको इस पूरे चुनाव के बाद किस तरह की फ्रीडम मिलेगी या किस तरह उनका संचालन होगा? देखिए, अब ये जो नई सरकार बनने जा रही है एनडीए की, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका तो नीतीश कुमार और नायडू की ही रहेगी, क्योंकि जो आवश्यक बहुमत है 272 का जो आंकड़ा है उसमें जो 31 सांसद की पूर्ति तो लगभग जो है यही दोनों जगह से हो रही है। और ऐसे में अगर दूसरी तरफ से सांसदों को जुटाने की कवायद भी करेंगे तब भी वो समझौतावादी एक प्रकृति को अपनाना पड़ेगा, एक संतुलनवादी रवैया को अपनाना पड़ेगा। तो नरेंद्र मोदी जी के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि नीतीश कुमार, जिनको कि वो जो इंडिया गठबंधन से तोड़ के एनडीए गठबंधन में ला सकते हैं, जो कि वो कहीं नीतीश कुमार जो शिल्पकार बन रहे थे, वो इंडिया गठबंधन के जो ड्राफ्ट कर रहे थे पूरा, और रातों रात वो वहां से छोड़ के अगर एनडीए गठबंधन में आते हैं तो निश्चित तौर से, और इसी तरह से तेलुगु देशम पार्टी है, नायडू की बात है, वो भी इंडिया गठबंधन से इधर आए हैं। तो अब बेहतर स्थिति तो यही है कि ये तीनों लोग मिलके एक देश को सही दिशा में ले जाने के लिए इस तरह से एक नीति तैयार करें, एक
ड्राफ्टिंग करें, ऐसे मुद्दे तैयार करें आपसी समन्वय के, कि जिससे कि देश आगामी 5 साल में जो अभी पिछले 10 साल में जो दिशा चल रही थी उसमें जो विकास के मुद्दे हैं, जो जिस तरह से इसमें कोई परहेज नहीं कर सकता है कहने में कि निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी लोकप्रिय नेता हैं, विश्व में भारत की एक अलग जो छवि बनाई है, एक साख बनाई जा सकता है। तो इस राष्ट्र में जो संतुलन की जरूरत थी उसके लिए ये 2 दल आ चुके हैं। तो अब अगर उस संतुलन के साथ देश को एक नई दिशा में ले जाया जा सकता है तो निश्चित तौर से ये जो तीनों का तालमेल है वो बेहतर एक कुछ देश को आगे ले जा सकता है, एक बेहतर ड्राफ्ट तैयार कर सकता है, जिसमें कि जो मुद्दे अभी अनछुए रह गए थे, जिसमें कि रोजगार की बात हो रही थी, या जिसमें कि अब चूंकि नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी साथ में है तो मुस्लिम की भलाई के लिए भी काम हो, और जिसमें मुस्लिम संतुष्ट भी हो, मुस्लिम की सहमति भी हो, ऐसे काम हो तो निश्चित तौर से। दूसरी चीज हम आपको एक बात बता दें कि एक तरह से जो नरेंद्र मोदी की जो अप्रोच रही है अभी पुराने प्रतिमानों को ढहाने की रही है। जैसे कि अगर महाराष्ट्र में अगर हम चर्चा करें तो महाराष्ट्र में असली शिवसेना को ढहा के उन्होंने दूसरी असली शिवसेना तैयार कर दी, एनसीपी को असली एनसीपी को ढहा के एक दूसरी एनसीपी तैयार कर दी। इस तरह के जो प्रतिमानों को ढहाने की, नए प्रतिमान गढ़ने की बात रही, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इस 5 साल में जो जिस तरह का जो उन्होंने जो कदम उठाए हैं, जो जिसमें कहीं ना कहीं अतिवादिता भी सामने आई है, इस तरह की चीजों से निश्चित तौर से उन्हें भी सीख मिलेगी। और एक अगर 5 साल ये अच्छी तरह से भाजपा एनडीए सरकार निकालती है तो निश्चित तौर से आगामी जो चुनाव है उसमें निश्चित तौर से एनडीए गठबंधन के लिए एक अच्छा अवसर आएगा, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। जी, तो चतुर्वेदी जी, आपको लगता है कि सत्ता चलाने के लिए एक लचीलापन जो है वो 5 साल के अनुभव से आ सकता है, और मोदी जी चूंकि उन्होंने नए प्रतिमान वो गढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को तोड़ते हैं। मैं अंशुल, एक मेरे मन में एक बात है, इंडिया गठबंधन जो 234 सीट लेके आया है उसमें बहुत सारे घटक दल शामिल हैं। आने वाले समय में जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी कह रहे थे, मोदी जी को वो उनमें और अमित शाह में वो कौशल है कि वो किसी को भी तोड़कर कहीं भी ले आ सकते हैं। वो शिवराज सिंह की सरकार, कमलनाथ जैसे परिपक्व नेता की सरकार गिरा के ज्योतिराज सिंधिया को इस्तीफा दिलवाते हैं, उनके सारे विधायकों को, और चुनाव लड़वाते हैं और वहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार बनवा देते हैं। वो जहाँ कहीं भी ऐसी सरकारें हैं उनको रातों रात बदल देते हैं। वो नीतीश कुमार जो कहना चाहिए इंडिया गठबंधन के संयोजक हैं, जो उसकी रूपरेखा बना रहे थे, मालूम पड़ता है कि वो इनके साथ चले गए। तो क्या मोदी जी आने वाले समय में ये नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के चुंगल से मुक्त होने के लिए या थोड़ा अपने को ढीला छोड़ने के लिए जो ये 234 का खेल है, इसमें से भी बहुत सारे लोगों को वो अपनी तरफ कर सकते हैं क्या? और जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ये जो सरकारी तंत्र है इसका उपयोग कर भी चुनाव में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, तो क्या लगता है कि तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी चीज़ें वो करेंगे, या राहुल गांधी और तमाम विपक्ष जो अभी नई ऊर्जा के साथ आगे आया और जिसको लगता है कि हमने एक बड़ी जीत हासिल की है, वो ये सारे जो नेचर है 10 साल का, उसको रोकने में सफल होंगे? यही छद्म कौशल इन दोनों नेताओं का आज इनको 400 पार के तक नहीं पहुंचा पाई है। यही जिस कौशल की आपने बात कही, बस यहीं अटके हुए हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं, इन्होंने जो आरएसएस की पतली पतली पुस्तकें पढ़ी हैं, इन्हें संविधान की बड़ी मोटी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है कि छद्म कौशल से मेरा भारत नहीं चलता। मेरे भारत की वह तासीर ही नहीं है कि आप किसी भी छद्म प्रकार का बीज बोगे तो वो उसे उगल देगा, ना कि पेड़ बना कर देगा। ये जो आदरणीयों का कौशल है, ये बहुत आरोप लगाते थे, बीजेपी के आरोप लगाते थे, आदरणीय मोदी जी भी हम पे आरोप लगाते थे कि इंडिया गठबंधन नहीं, इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन नहीं, घमंडिया गठबंधन है, किसी की कुछ विचारधारा है, किसी की कुछ विचारधारा है। आज मोदी जी को क्या हो गया? आज मोदी जी को ऐसी वैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है कि जिनकी तीनों की विचारधारा अलग अलग है। टीडीपी की कितनी सुंदर विचारधारा है और किस प्रकार की टिप्पणी मोदी जी उनके ऊपर करते थे, मैं समझता हूं, मैं लाइव डिबेट में तो नहीं बोल सकता हूं, और आज उनको अपना बनाना पड़ रहा है, दोनों बाबुओं को लेकर चलना पड़ रहा है। कितना सुंदर मेरे देश का लोकतंत्र है, और गजब का मोदी मैजिक चल रहा है साहब पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा मोदी मैजिक चल रहा है कि मोदी जी के मैजिक के चलते मोदी जी की खुद की सत्ता की चाबी 2
बाबू उठाकर ले गए। सोचिए कितना सुंदर पिछले 10 वर्षों में अघोषित आपातकाल की बात कही है। और लोकतंत्र की हत्या की बात तो मैं समझता हूं आपके श्रीमुख पर आ गई कि कैसे पलट गई थी मध्य प्रदेश की सरकार, कैसे 150 सांसदों को हटा दिया गया था, कैसे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति का बहिष्कार कर दिया गया था, कैसे भारत में क्या काम हुआ था। तो आज मैं उसके ऊपर प्रकाश नहीं डालना चाहता। मैं रितेश जी को यही बताना चाहता हूं कि यही जो अहंकारवाद की और अधिनायकवाद की राजनीति है, व्यक्तिवाद की राजनीति है कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी है तो सब कुछ है, मोदी है तो ही है, ये डरवाद की राजनीति है। वह हिंदुस्तान की जनता ने बता दिया कि मोदी है तो कुछ नहीं है, हिंदुस्तान है तो मोदी है, हिंदुस्तान है तो मोदी का दल है, और हिंदुस्तान है तो सब कुछ है। जब तक हिंदुस्तान का लोकतंत्र रहेगा तब तक मोदी रितेश से बात कर लेते हैं। सब रितेश, जिंदा आप भी रहेंगे। अपनी बात संक्षेप करें, हमारा समय भी हो रहा है। जी रितेश जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई बेंच बेंचर जब पीछे बैठता है, अचानक उसको सामने बैठने का अवसर मिल जाए तो बहुत बड़ा खुश होता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति आज वही है कि जहां वो 50-58 में और 50 के नीचे वो रहती थी, अचानक उनको 99 सीट मिल गया। तो मुझे लगता है कि बहुत खुश है और उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी के रथ को रोक दिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की रथ रुका नहीं है, आगे बढ़ने की ओर है। 2047 का जो विजन मोदी जी ने दिया था, अरे तो 400 का नारा दिए थे, 300 भी नहीं आए। क्या दिक्कत है? आप कौन सा 150 पार कर ले? राहुल गांधी ने बोला आप 150 पार होंगे। दूसरे वाला गाना गाया था 295, उसका क्या हुआ? ईवीएम का जो रोना हुआ था उसका क्या हुआ? चलिए, जो बात करते थे उसकी बात ही नहीं हो रही है। मैं बस हमारे बड़ी खुशी हो रही है, मुझे आपकी बातों से बड़ा हंसी आता है मुझे। मैं अपने जो मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के पास चलना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक कमेंट चाहूंगा कि आप अच्छा, डॉक्टर साहब हमसे अलग हो चुके हैं। अभी कौशल किशोर चतुर्वेदी जी हमारे साथ दीदी जुड़े हों, मेरी बात सुन रहे हों, वो भी अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, हम लगभग सारी बात हम लोगों ने की है और आने वाले समय में जो डेवलपमेंट होगा वो हम देखेंगे। और जहाँ तक हमारे दोनों सहयोगी जो मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, रितेश और अंशुल, ये अगले डिबेट में भी हमारे साथ आते रहेंगे और हम इस बात को आगे देखेंगे कि आगे आगे होता है क्या। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।